हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम सेट एग्जाम के पेपर 1 के बारे में। और लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया है आईटी से फ्रॉम ट्रिपल आईटी। सीएसआईआर इंजीनियरिंग साइंस से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। यूजीसी नेट से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में। रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे मैं वर्क कर चुका हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ एजुकेटर इन बीएस एकेडमी और मैं काफी समय से बीएस एकेडमी पे लेसन्स क्रिएट कर रहा हूँ एनटीए यूजीसी नेट रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल को एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम सेट एग्जाम के जो पेपर 1 के जो कंप्लीट मॉड्यूल है, जिसके अंदर अभी हाल में ही 10 टॉपिक्स को टोटली अपडेट किया गया है। तो ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल करा रखा है। तो इस पूरे कोर्स मॉड्यूल के अंदर मोर देन 350 क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, थ्योरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ अवेलेबल है। तो उसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो स्क्रीन पे लगा हुआ व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप अपने डाउट्स को या फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, चलिए आज का जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जुलाई 2018 के पेपर को, सॉल्व पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जुलाई का जो एग्जाम था दिसंबर, जो जुलाई में हुआ था 2018 के अंदर, तो दिसंबर के पेपर तो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, काफी पार्ट उसके डिस्कस किए हम लोगों ने, और भी जो पार्ट है वो बहुत जल्दी आपके सामने और भी आ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग द क्रिएटिव एंड द क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। अब देखिए, इसके अंदर वर्कशॉप के बारे में बात की गई है, इसके बारे में रिसर्च समरी के बारे में बात की गई है, सेमिनार पेपर की बात की गई है और रिसर्च कॉन्फ्रेंस पेपर की बात की गई है। ओके, तो अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो क्रिएटिविटी है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो होती है वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करने में। ओके, तो वैसे इसका ऑप्शन जो थे पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, प्रिपेयरिंग एनी रिसर्च समरी, प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, पार्टिसिपेशन इन अ रिसर्च कॉन्फ्रेंस। सो द एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द वर्कशॉप शुड हैव और is needed a very great time for to increase its creativity and critical thinking. So इस केस में जो करेक्ट आंसर वो ए है। So participation in a workshop is well required in the 21st century because without it you cannot survive in today's world. Because in the workshop, just by understanding the theory, we have to do some hands-on or the practical live example, and it can be done only in the workshop. Okay, तो वर्कशॉप एक तरह के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में हो सकते हैं, हार्डवेयर की जानकारी के बारे में, यानी किसी के भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करना है तो आप वर्कशॉप पे जाके उसको कर सकते हैं और इससे किसी भी पर्सन की जो क्रिएटिविटी है और क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। ओके, इस केस में जो करेक्ट आंसर है, सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। यानी एक तरह से अगर हम लर्नर की बात करें तो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या जरूरी है अगर हम लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आया है जब हम बात करते हैं लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक की। देखिए, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक और इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बोथ आर वेल रिक्वायर्ड, बिकॉज इसके ऊपर पेपर में एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा और कभी कभी तो उसमें दो क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैंने आपको काफी एक लेक्चर अपलोड किया था बहुत पहले, तो उसमें लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने टोटली आपको उसमें काफी इंफॉर्मेशन दी थी। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसका फैमिली साइज फ्रॉम द द लर्नर कम्स, यानी एक ऐसी फैमिली से लर्नर आता है तो उसके फैमिली साइज भी मैटर करता है, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। एजुकेशन स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, जो एजुकेशन स्टेटस होता है स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, मतलब सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स का एजुकेशन स्टेटस का कोई फर्क पड़ता है उसके इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पे? बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। पीयर ग्रुप ऑफ द लर्नर के अपने खुद के कैसे सहपाठी हैं, कैसे सहकर्मी हैं, उस पर फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ,
पहले के एक्सपीरियंस से, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज वेल रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। क्योंकि अगर हम बात करें फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट की, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि उसको पहले की क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं क्लास की, जैसे वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, तो उसके बारे में उसको थोड़ी सी नॉलेज होती रहे, यानी तरह से उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, उसको बेस पे ही हम उसको आगे के लेक्चर या आगे क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज द मोस्ट और वेल रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दीज टू स्टेटमेंट इज assertion and reason, all teaching should aim at ensuring a learning. Yes, देखिए टीचिंग का जो मेन एम है, यहाँ पे मेन एम की बात की गई है। एक हर टीचिंग के जो मेन एम की बात की जाए तो हर टीचर का एक जो मेन पर्पस होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके, यानी लर्निंग को कर सके। सो ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग द वेल लर्निंग। तो इस केस में जो स्टेटमेंट असर्शन है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम द टीचिंग ओनली। देखिए, क्या लर्निंग जो है वो टीचिंग से ही होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट व्हिच वी कैन बी टॉट अस बाय जस्ट बाय सेल्फ स्टडी ओनली। सो ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द टीचिंग, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, आई डोंट नो द आंसर, की मुझे पता नहीं आंसर की, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट ऐसा दिया जाए तो ए जो होगा वो ट्रू होगा, बट आर जो होगा वो फॉल्स होगा। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो डी है। सो ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द टीचिंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज लर्निंग कैन बी डन बाय एन नंबर ऑफ मेथड, बाय द सेल्फ टीचिंग, बाय द ऑब्जर्वेशन, बाय द एक्सपीरियंस। सो टीचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल लर्निंग। ओके, सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, अभी इस तरह के क्वेश्चन जो है आज के पेपर, मतलब इस तरह के आजकल के पेपर में वो बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये पेपर जो जुलाई 2018 का है, तो जुलाई 2018 से पेपर का जो पैटर्न है वो भले टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, रिसर्च एप्टीट्यूड का हो, कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड का हो, उसमें काफी चेंजेस आ चुके हैं। तो इसके अंदर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यानी एक तरह से टीचिंग की अगर हम नेचर और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। यस, टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर इंटीग्रली रिलेटेड। सेम नहीं होती है, बट दे आर इंटीग्रली रिलेटेड। ओके, सो ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखिए, टीचिंग में और ट्रेनिंग में डिफरेंस नहीं है, टीचिंग और ट्रेनिंग में डेफिनेटली डिफरेंस है। तो ये इसका आंसर, ये इसके आंसर में नहीं आएगा, because it is not showing any nature and objective of teaching. Okay, concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. Yes, teaching का जो main purpose होता है कि अपने students के अंदर positive transformation को देखना होता है। So all teaching is to ensure some kind of positive transformation in the student. So this statement is correct statement. All good teaching is formal in nature. सभी टीचिंग जो होती है वो क्या फॉर्मल होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि टीचिंग होती है फॉर्मल जो होती है। कुछ टीचिंग जो है हम अपने बच्चों को अपने घर में देते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल इन नेचर। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट करेक्ट। ओके, नाउ सी तो करेक्ट था, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी इज रॉन्ग। अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन। नो, एवरी टाइम इज नॉट टीचर इज नॉट अ सीनियर पर्सन। टीचर मे बी एनी यंग पर्सन आल्सो। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, वेयर लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। यस, टीचिंग जो है एक तरह का सोशल एक्ट है एंड लर्निंग जो है एक तरह का पर्सनल एक्ट है। सो एफ भी करेक्ट है। तो ए, सी एंड एफ, ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। यस, डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज व्हिच विल बी कॉल्ड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दो तरह के इवैल्यूएशन बताए थे, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि इंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चों के साथ होता है। सो अ टीचर अवार्ड ग्रेड्स द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग द ट्रांसलेशन कोर्स वर्क। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में किसी भी तरह के ग्रेड्स का कोई फॉर्मुलेशन नहीं होता है। तो ये जो डी है वो ए जो है वो गलत है। ओके, तो ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, देखिए स्क्रीन पे जो मेरा जो फोटो आ रहा होगा उस पर थोड़ा छुप रहा होगा आपका टेक्स्ट, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहां से पिक्चर को हटाना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग।
During the interaction with the students in the classroom, the teacher provide the corrective feedback. Yes, the teacher provide the corrective feedback in case of the interaction with the classroom. Okay, so B जो statement जो correct है, तो please मैं फिर से बताता हूँ. During the interaction with the students in the classroom, the teacher provide the corrective feedback. Yes, the teacher give marks to the student on a unit test. तो मैंने बोला formative evaluation में grades का या marks का कोई concept नहीं है, तो this statement is wrong one. Okay. The teacher clarifies the doubt of the student in the class itself. Yes, the teacher clarifies the doubt of the student in the classroom itself. तो D जो है वो correct है. The overall performance of the student is reported to a parents at every 3 month interval. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स का जो रिपोर्ट है पेरेंट्स को हर 3 महीने में जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो प्लीज यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट छुप रहा होगा, तो मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ. The overall performance of the student is reported to parents at every 3 month interval. No, this statement is wrong statement. And last statement, the learner motivation is raised by the teacher through the question answer session. Yes, this statement is correct. Okay, तो एक लर्नर के मोटिवेट करने के लिए उसके क्वेश्चन आंसर सेशन को उसके द्वारा उसको बढ़ाया जाता है. तो इस केस में करेक्ट जो है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट है और एफ करेक्ट है. तो बी डी एफ जो करेक्ट है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर. प्लीज मार्क ए एज द करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम आपके सामने लेकर आएंगे, प्रेजेंट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.